Hello everyone, welcome to Lenshore. First of all, thanks for being here on my YouTube channel. Guys, you all have been waiting for the review जो हमारा एग्ज़ाम 19 सितंबर को हुआ है जेजे का डिस्क्रिप्टिव। बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के माइंड में, बहुत सारी बच्चों ने मिस्टेक कर दी है। उन सब क्वेश्चंस को मैं लेने की कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा जो इशू बन गया है आप लोगों का, जो मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा बनेगा लेकिन बन गया है, वो है यूएफएम के रिगार्डिंग। तो मैं सारे क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करूँगा, मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए हो सकती हैं, जो आपने किया है, और क्या हम इसके बारे में, क्या इसका आउटकम होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन यही है आप लोगों का कि जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 19 सितंबर को, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यूएफएम की। अब बच्चों को लग रहा है जैसे एसएससी के अंदर अनफेयर मीन्स लगता है, क्या यहाँ पर भी लगेगा? इसको मैं डील करूँगा, लेवल बता दूंगा क्या लेवल रहा है एग्ज़ाम का। इतने सारे, लगभग ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ 250 प्लस बच्चों का डाटा है। ये जो लेवल जो मैं बताऊंगा ये पर्सनल डाटा नहीं है, 250 प्लस बच्चों का डाटा है ये। और कट ऑफ भी इन्हीं के अकॉर्डिंग है, रिजल्ट डेट भी मैंने इनसे डिस्कस की है, अटेंडेंस मैंने इनसे बात की है, और सारे फैक्टर मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं। ये 250 से 300 बच्चों का पूरा डाटा है ये, ठीक है। तो ऑथेंटिक डाटा है। देखिए, मैंने थोड़ा सा वेट कराया आप लोगों को बिकॉज ऑफ, एक तो मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा था, पहला रीज़न, और दूसरा ये था कि बच्चों से जब तक डाटा, देखिए वीडियो बनाना इज़ वेरी इजी और न्यू इन्फॉर्मेशन देना भी वेरी इजी, बट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने में टाइम लगता है, तो इसलिए आई टुक सम टाइम। बात करते हैं यूएफएम की। देखिए गाइस, अब एक चीज़ जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर गई वो है ये। सबसे पहले तो मैं उन जिन बच्चों ने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी है और कभी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो ये एक ऐसा लाइफ लर्निंग लेसन हो गया है कि वो ज़िंदगी भर अब इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। कभी भी वेन एवर योर एग्ज़ाम कम, कभी भी एग्ज़ाम आता है, तो यू शुड लर्न, यू हैव टू लर्न इंस्ट्रक्शन। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी होता है। अब बच्चों ने क्या सोचा कि 3 से 4 पेज का इंस्ट्रक्शन है, एक एडमिट कार्ड है, लास्ट पेज में हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म है, हमें बस 2 चाहिए, 3 की जरूरत नहीं। तो कुछ बच्चों ने तो प्रिंट भी नहीं निकाला, और कुछ बच्चों ने प्रिंट निकाला लेकिन उसको पढ़ा नहीं। बट मैं बताता हूँ क्या सबसे बड़ी गलती करी उन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी। वो सबसे पहले 25, 26, 27 ये तीनों इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी कि द कैंडिडेट शुड राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर। जैसे ये मान लो शीट है आपकी, ये ऐसे पेज था हमारा, तो आपने जैसे ओपन कर दिया तो ऐसे खुल गया ये। तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा कोई क्वेश्चन, फिर अगला यहाँ पे लिखना है, ये बात है कन्फर्म है, ठीक है। द कैंडिडेट शुड कमेंस देयर आंसर टू ईच मेन क्वेश्चन। बच्चों ने, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया है। ये अंडरस्टूड था कि मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें इसका मतलब ये लाइन का कि आपको हर क्वेश्चन हर अलग पेज पे स्टार्ट करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, चाहे वो 2 लाइन का है, अगर हम फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन 2 लाइन का ही आंसर क्यों ना हो, तो आपको सिर्फ एक पेज पे सिर्फ एक ही करना है। फिर उसको जब पेज को मूव करेंगे तो नेक्स्ट साइड पे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। तो ये तो था अकॉर्डिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। द कैंडिडेट शुड नंबर देयर आंसर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द क्वेश्चन। ये तो अंडरस्टूड है, आप नंबर तो लिखेंगे, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये थी कि द कैंडिडेट शुड कमेंस, कि आपको हर आंसर अलग पेज पे स्टार्ट करना था। अब इसके लिए भी बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ की है, ठीक है। अगर मैं 250 बच्चों की बात करूँ, 250 में से 130 से 140 बच्चे ऐसे, मतलब 50%, कैन यू इमेजिन, 50% बच्चों ने ये चीज़ पढ़ी ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी उन्होंने। दूसरी चीज़, अब देखो मैं इस चीज़ को ज़्यादा रिस्की नहीं मानता। अगर आपने मान लो 1% कंटिन्यूशन दिखा दिया, मान लो ऑब्वियस ही बात है, आपने एक क्वेश्चन लिखा होगा 2 लाइन का, फिर 2, 3, 4, 5 लाइन गैप दे दिया होगा, या 2 लाइन का, तो वो एक क्लियरिटी दिखती है, क्लियरली दिख रहा है कि कोई मतलब वो समझ जाएगा वो। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम जो क्रिएट कर गई वो ये 27 जो हमारा है, द कैंडिडेट शुड नॉट राइट देयर नेम और रोल नंबर एनीवेयर इन द आंसर शीट। मतलब आप कहीं पर भी अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे, ना ही नेम, एक्सेप्ट, छोड़कर प्रिस्क्राइब्ड कॉलम, जो हमारा पहला पेज था आप सबको याद होगा, सिर्फ उसमें लिखना था, इसके अलावा आप कहीं नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोले सर वहाँ पे शुड लिखा हुआ है, शुड लिखा हुआ है तो इसका मतलब कोई ज़रूरी थोड़ी कि काटेंगे वो। लेकिन माय डियर, शुड लिखा है, शुड का मतलब होता है करना चाहिए, जो कि जनरली बोला जाता है, लेकिन उन्होंने लिखा है इफ़ नेम और रोल नंबर और एनी रेफरेंस। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिकेशन। अब इंडिकेशन कोई भी हो सकती है, कोई किसी तरह की इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई नाम और रोल नंबर अगर मिल गया उनको आंसर शीट में कहीं पर भी, एक्सेप्ट द प्लेस और कॉलम मेंशन, द सैड एक्ट शेल रेंडर द कैंडिडेट, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उस कैंडिडेट की लायबिलिटी टू रिजेक्ट विदाउट एनी इंटीमेशन। बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करने का उनके पास राइट है, बिकॉज दे मेंशन सेपरेटली 27 कॉलम के अंदर। और जो हमारी आंसर शीट आई थी हमारे पास, जिसमें हमें लिखना था, उसके अंदर भी 4 से 5 पॉइंट थे। अगर वो 5 पॉइंट भी आप नहीं पढ़ पाए हो तो आपने ब्लंडर किया है अपनी लाइफ का। चाहे देखिए यूएफएम लगे चाहे ना लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यू डिड ब्लंडर था ये, क्योंकि आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े।
इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए था। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भी गाइड, अब एसएससी की तरह हम सबको पता है इंस्ट्रक्शन आती कुछ काम की नहीं होती, पहला पढ़ लिया, एग्जामिनेशन सेंटर देख लिया, बस ब्लू ब्लैक पेन चाहिए, आईडी चाहिए। लेकिन हमेशा कोई भी एग्ज़ाम दो उसकी इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़िए। तो बच्चों ने मिस्टेक कर दी, ब्लंडर कर दिया, उन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं और डायरेक्ट उन्होंने अपना नाम लिख दिया। अब लेटर लिखा कैसे बच्चों ने, कुछ ने जैसे मानो नाम लिख दिया, मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ मनीष कुमार, उसका एक्चुअल नाम मनीष कुमार ही है, उसने फिर लिख दिया एग्जामिनेशन हॉल, फिर उसने लिख दिया न्यू दिल्ली, तो नाम मेंशन हो गया। उसके बाद डेट थी हमारी 19 सितंबर पूरी लिखनी थी, फिर 2021 लिखना था। फिर अब कुछ बच्चों ने जो गड़बड़ की वो यहाँ ये की, ये सब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया न्यू दिल्ली, या फिर क्योंकि हमें वो लिखना था रजिस्ट्रार जनरल को, तो पूरा लिखना था आप लोगों को रजिस्ट्रार जनरल लिख दिया। रजिस्ट्रार जनरल के बाद आपको लिखना था दिल्ली हाई कोर्ट। फिर उसके बाद क्या लिखना, देखिए गाइस आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट का एड्रेस क्या है, आप सबको एड्रेस पता था। कैसे पता था, आप लोगों के एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था। तो जिस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है शेरशाह रोड या फिर लिखा है न्यू दिल्ली और पिन कोड लिखा है 110503 जो उन पर पिन कोड था, तो ऑब्वियसली आपने एक अच्छा ऑथेंटिक एड्रेस दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेंशन था हमारे एडमिट कार्ड में कि दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ पर है, और आपको पता भी होना चाहिए कहाँ पर है, शेरशाह रोड ये सब। तो अब उन्होंने ये तो लिख दिया, लेकिन ऊपर उन्होंने नाम मेंशन कर दिया, जो कि रिक्वायर्ड था कि आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, फिर एंड में भी थैंकिंग यू नाम लिख दिया। तो ये गलती तो हो गई आप लोगों से, आप लोगों को नहीं करना चाहिए था ये। आप लोगों को नॉर्मली लिखना था एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद लिखना था न्यू दिल्ली, उसके बाद आपको डेट लिखनी थी। डेट लिखने के बाद आप लोगों को डेट लिखने के बाद यहाँ पे डेट लिखनी थी, जो डेट थी, डेट के बाद आपको ये रजिस्ट्रार जनरल दिल्ली हाई कोर्ट न्यू दिल्ली 111050 जो उनका एक्चुअल कोड है वो लिखना था। फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन वगैरह देके सब कुछ करना था आपको। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये बच्चों ने नाम लिख दिया है, तो अब ये बोला जा रहा है सर क्या यूएफएम लग गया, तो मैं इसका आपको आंसर कर देता हूँ क्लियरली। आज से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में कभी भी यूएफएम लगा है? बिल्कुल नहीं लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट सेल होता है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो रिक्रूटमेंट सेल है, मेरी बात हो चुकी है, जो रिक्रूटमेंट सेल है उनको भी नहीं पता होता कि जो एग्जामिनेशन की जो कॉपीज़ है, जो एग्ज़ाम हुआ उसको चेक कौन करेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये बहुत सीक्रेट रखा जाता है, बहुत प्राइवेसी मेंटेन की जाती है कि हु विल चेक दी आंसर, तो इनको नहीं पता किसी को भी। तो जब इनसे मैंने पूछा है, पता करवाने की कोशिश की, तो पता लगा कि इनको खुद को नहीं पता। तो जब इन्होंने जो पर्सनल ओपिनियन दिया, मैं बताता हूँ क्या बोला इन्होंने, कि देखिए ये वेरी करता है, जैसे मान लो अब चेक करने वाला एक इंसान तो हुआ नहीं, मान लो 50 इंसान है सपोज। अब इन 50 में से क्या होगा, अब जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा जैसे आप, एक टीचर मान लो चेक करने वाला आप जैसे, एक मेरे जैसा है, तो जो आप जैसा होगा जिसने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, तो वो शायद हो सकता है वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शन को ध्यान से ना पढ़े, बस वो ये देख ले ऐसे 40 नंबर का मार्क्स दे दे, लेटर 10 नंबर का मार्क्स दे दे। एक तो ये बच्चा टीचर आप जैसा हो सकता है, एक टीचर मेरे जैसा हो सकता है। मैं इसलिए बोलूँ, मैं आई एम सेइंग विदाउट एनी एग्जेजरेशन कि मेरी जो ड्यूटी है मैं उसको पढ़ूंगा, मेरा जो काम है मैं देखूंगा। तो मैं पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, और इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा गया है कि यू कैन नॉट मैंशन योर नेम, तो अगर मैं हूं तो मैं ऑब्वियसली मार्क्स कट करूंगा, ये श्योर है कि मैं मार्क्स कट करता कि आपको जब इंस्ट्रक्शन क्लियरली दे गई है तो आपने मार्क्स क्यों लिखे, तो मार्क्स कटते हैं आपके। अब एक और है टीचर जो चेक करने वाला है, वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लेता है, उसको लगता है कि नहीं, अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो डिस्क्रिप्टिव में तो कमांड और इंस्ट्रक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका यूएफएम लगा के काट भी सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है चेक करने वाले के ऊपर, कि वेरी करेगा कि वो चेक करने वाला कौन है, ठीक है। उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, उनको ये बोला जाएगा जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी गिवन है आप उसको पढ़ लीजिए, तो उनको कोई सेपरेटली कोई अलग से नहीं बोलेगा जाके कि, तो उनको इंस्ट्रक्शन से ही काम करना है। अगर इंस्ट्रक्शन को वो बहुत ही फेनेटिकली या बिल्कुल ही उस तरीके से फॉलो करेंगे तो भैया बिल्कुल यूएफएम लग जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, रिजेक्ट हो सकता है। अगर टीचर सोचता है कि नहीं बच्चों का करियर है, थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, तो वो 1-2 नंबर काट सकता है। और एक टीचर ऐसा हो जो बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बस नंबर देने हैं, उसको अपनी फ्री जल्दी होना है, फ्री हो गए, तो वो एक अलग चीज़ है। तो ये डिपेंड करेगा, वेरी करेगा चेक करने वाले के ऊपर। तो इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आज की डेट में कोई है नहीं। अगर कोई ये बोल रहा है कि यूएफएम लगेगा तो वो गलत बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि नहीं लगेगा तो वो भी गलत बोल रहा है। तो इट टोटली डिपेंड ऑन द चेक करने वाले के ऊपर। गाइज अभी मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि चाहे आपने नाम लिख दिया है और आपने कंटिन्यूशन कर दी है, फिर भी मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप लोग बिल्कुल टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए आप लोगों को,
ठीक है। यहाँ पर हेल्प टाइपिंग काम नहीं आएगी तो आगे टाइपिंग काम आएगी, तो टाइपिंग तो काम आनी है, बट मैं नहीं चाहता कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। अब आप लोगों के ऊपर है, आप इट इज़ योर कॉल कि आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, कंटिन्यू। ठीक है, तो बिल्कुल ब्लेंडर तो हुआ है आप लोगों से, आगे ध्यान रखना है। तो मैंने यूफएम का बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है लेवल। अगर लेवल की बात की जाए तो लेवल जो मैंने बच्चों से डिस्कस किया है, तो लेवल मोस्टली बच्चों ने बोला है सर इजी टू मॉडरेट। 50% बच्चों ने ये बोला है 250 में से, और 20% बच्चे बोला है, बिल्कुल बोला है, 20 से 25 मान के चलो, जिन्होंने बोला है कि सर हमें टफ लगा। ठीक है, और जो 20 to 25 बच गए, इन्होंने बोला सर मॉडरेट और टफ के बीच में था। तो मतलब ये तो इजी और मॉडरेट से पहले था, मॉडरेट से कम था, लेकिन ये मॉडरेट प्लस और टफ से पहले था। तो ये 3 सेक्शन रखे गए। तो मोस्टली बच्चों को ईजी लगा, देखिए ईजी था भी वो। अब एक चीज़ ये है कि अब ऑब्वियसली ये जो 250 बच्चे हैं, मोस्टली इनमें से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट खरीदे हुए थे मुझसे, तो ऑब्वियसली मॉक टेस्ट दे रखा था। तो उनको ये इजी लगने का रीज़न मैं बताता हूँ क्या था। देखो, मैंने सारे होमोनिम्स जो करे थे सारे हम कवर कर चुके थे। इसके अलावा हर मॉक टेस्ट के अंदर होमोनिम्स दिए थे, तो वो जो 6 नंबर के होमोनिम्स थे वो सबने कर लिए होंगे। इसके अलावा जो क्या कहते हैं आपके एक्टिव पैसिव थे वो सारे कर लिए होंगे बच्चों ने। इसके अलावा जो ट्रांसलेशन थी, मोस्टली मेरी ट्रांसलेशन वैसी ही थी जो उसके अंदर दे रखी, तो ट्रांसलेशन भी सबने कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों का सेक्शन था वो कैब का 1 वर्ड में, ऑल सारे 1 वर्ड कर रखे थे, तो सारे हो गए थे। ठीक है, इसलिए उनको ईजी लगा। अब आपको अब टफ किनको लगा, देखो मेरे स्टूडेंट को भी टफ लगा। वो टफ उनको ये लगा, वो बोल रहे हैं सर कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट था जो कि सिर्फ 5 नंबर का था। स्टूडेंट, आपको पता है सबसे ज़्यादा टाइम बच्चों का वेस्ट इन 5 नंबर पे हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन करने पे हो गया है। इंपेरेटिव पता नहीं था तो सोचने लगे कि इंपेरेटिव क्या बनेगा, फिर जैसे तैसे बनाया, तो उस पर बहुत टाइम वेस्ट कर दिया बच्चों ने। देखो नेगेटिव तो आसान था, नेगेटिव बनाना, नेगेटिव तो सबके लिए आसान था। और अच्छा, अगर मॉक टेस्ट की बात की तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं, नेगेटिव के क्वेश्चन दिए मैंने, अफर्मेटिव के दे रखे हैं मैंने क्वेश्चन, तो वो भी दे रखे थे, लेकिन इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी वाला मैंने नहीं दे रखे थे, वो एक अलग चीज़ आ गई, तो वो एक अलग चीज़ थी। बाकी ऑलमोस्ट सारा पैटर्न बिल्कुल सेम था, 80 to 90% बिल्कुल सेम पैटर्न था मॉक टेस्ट से, तो इसलिए उनको थोड़ा सा ईजी लगने के चांसेस है। टफ लगने वालों ने बोला है कि सर, क्योंकि उनको टफ इसलिए लगा कि जो लेटर था ना, लेटर किसी को भी ये नहीं बोला गया था आप मान लो जे लगने वाले हो और आप हमें बताओ कि आप कैसे हेल्प करोगे। तो ये बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा लेटर था, जिससे आप उससे अपने उसको ज़्यादा इंप्रेस कर सकते थे, अपनी सारी क्वालिटीज़ बता सकते थे आप। इसमें कोई टफ लेटर नहीं था, इट वॉज वेरी इजी लेटर। फॉर्मेट अगर आपने सही लिख दिया था, फिर आपको बस ये बताना था कि हाउ वुड यू हेल्प जे या कोर्ट को कैसे हेल्प करोगे। तो जो मान लो एक्स सर्विसमैन है, उन्होंने तो बहुत अच्छा बोल दिया कि हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम एक रूल्स एंड रेगुलेशन से काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम पंक्चुअलिटी, कुछ भी लिख सकते थे आप, जो जॉब कर रहे थे वो ऑलरेडी बता सकते थे हमने ये किया, तो ये एक रीज़न हो सकता था अच्छा लेटर लिखने का। ऐसे था, देखिए ऐसे मैंने कोरोना पे ऑलरेडी बहुत ऐसे आ चुके थे हमारे, और एक्सरसाइज पे, जिम पे, फिटनेस पे, इस पे आ चुके थे, तो बस उन दोनों को मिक्स करके लिखना था, तो ऐसे भी इजी था। तो इसलिए ओवरऑल एग्जाम तो इजी, अगर मेरे से मतलब टोटल ऐसे में और भी जो बाहर बच्चे जिन्होंने पेड नहीं लिया था बट जिन्होंने डिस्कस किया, तो मैं ये बोलूँगा कि जो ये लेवल था ये ईजी तो नहीं बोल सकते इसको, मैं इसको मॉडरेट रख देता हूँ, ये मॉडरेट ही था। ठीक है, मॉडरेट था क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों ने किए नहीं थे, तो इट वॉज ए मॉडरेट एग्जाम। तो ये मॉडरेट एग्जाम था, जिन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लिया था उनके लिए, और वैसे भी ये मॉडरेट कंसिडर किया जाएगा, तो लेवल ऑफ द एग्जाम वाज मॉडरेट। ठीक है इस, तो ये तो हो गया हमारा मॉडरेट। अब बात करते हैं रिजल्ट की डेट की। तो जो रिजल्ट की डेट है, देखिए बिल्कुल जल्दी रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है, 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और इससे जल्दी भी आ सकता है, बट 25 से 1 महीना लग जाएगा, मैक्सिमम 1 महीना लगेगा, लेकिन 20 से 25 दिन में आ सकता है। रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद ऑब्वियसली बच्चों का क्वेश्चन ये कि टाइपिंग कब होगी। रिजल्ट आने के बाद बहुत जल्दी टाइपिंग होगी, हो सकता है कि 1 हफ्ते में ही एग्जाम की डेट आ जाए। तो मान लो अगर मैं हाइपोथेटिकली चलूँ 25 को रिजल्ट आता है, तो 30 या 1 अक्टूबर तक डेट आ जाएगी हमारी किस चीज़ की, सॉरी हाँ, अगर मान लो 21 तारीख होगी आज, आपको मान के चलो 20 दिन आज से मान के चलो, तो 15 मान लो, 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, 15 अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, तो 15 से 7, 21 से 22 तक हो सकता है आपके एडमिट, मतलब रिजल्ट आने के बाद तुरंत एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोग का 21 से 22 तक, फिर उसके 10-15 दिन के अंदर एडमिट कार्ड टाइपिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यू हैव लेस टाइम, तो कीप प्रैक्टिसिंग, टाइपिंग करते रहिए। ठीक है, तो डेट का मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके अलावा थी अटेंडेंस, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने डाला इस बार। देखिए अटेंडेंस की बात की जाती है, तो अटेंडेंस पूछा जा रहा है कि अटेंडेंस कितनी थी, तो लगभग 90% से ज़्यादा अटेंडेंस थी। अगर 10 बच्चे थे तो 9 थे क्लास के अंदर,
और मोस्टली तो ऐसा देखा गया कि 10 में से 10 थे। किसी रूम के अंदर 16 थे तो वहाँ पे 15 बैठे थे, किसी में 16 थे वहाँ पे 14 बैठे थे, किसी में 16 थे तो 16 बैठे थे, किसी में 20 की सिटिंग थे तो 20 ही बैठे थे, या 19 या 18। मतलब अगर आप मान के चलो तो 100 से 150 बच्चे ही हो सकते हैं। 100 बच्चे एब्सेंट हो तो वही बहुत बड़ी बात है, 100 से 150 बच्चे एब्सेंट थे बस, ठीक है। तो 150 बच्चे बाहर थे तो वो तो एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो अटेंडेंस हो गई हमारी। इसके अलावा बात करते हैं विल राइटिंग भी फैक्टर इन स्कोर, कि क्या राइटिंग मैटर करेगी। यस, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप राइटिंग अच्छी लिखते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल लिखते हैं, साफ सुथरा समझ में आता है, तो आपको बिल्कुल उस यस वाले से, जिसका मैंने बोला बहुत अच्छे राइटिंग है और आपने बिल्कुल साफ सुथरे लिखा, तो आप इक्वलेंट है। ऐसा नहीं है कि मैटर करता है कंटेंट, क्वालिटी और योर जो आपने लिखा उसके अंदर, ठीक है। मैनी कटिंग विल दे डिटेक्ट मार्क्स, बिल्कुल डिटेक्ट करेंगे। अगर आपने कटिंग करी है बहुत सारी, बिल्कुल मार्क्स काटेंगे वो डिटेक्ट करने पर। इफ़ यूएफएम इम्पोज कैन वी डू समथिंग, ये बहुत ही टफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो यूएफएम लग गया या उन्होंने आपके मार्क्स काट दिए तो आर वी एबल टू, या हम एलिजिबल हैं कुछ करने के लिए। देखिए गाइस, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप, और बिल्कुल आपके पास कोई राइट होगा ही नहीं, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, कर चुके हैं वो, मतलब दे डिड मेंशन किया था उन्होंने। आप लोग की गलती, आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया तो सबसे बड़ा ब्लंडर आप लोग की एज पे हुआ। तो बिल्कुल आरटीआई लगाने से या कोई केस करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अच्छा, डिड यूएफएम इम्पोज इन द प्रीवियस, बिल्कुल मैं पहले बताता हूँ कभी नहीं हुआ। और व्हाट टू डू नाउ, तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कटिंग कर दी है, कॉन्टिन्यूशन भी कर दिया है और उन्होंने लेटर में भी नाम लिख दिया है। देखिए, एक तरीका है कि आप इसको छोड़कर अपने दूसरी तैयारी करोगे, आप ऐसा सोच सकते हो, बट स्टिल आई विल से कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। यू नेवर नो, हो सकता है लीनियंट टीचर हो जो चेक करने वाला, वो उस तरीके से ना करके आपको स्कोर दे दे, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मेरा रिव्यू था रिगार्डिंग द एग्जाम ऑफ जेजेए डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। बिल्कुल कीजिएगा ध्यान से, आगे से कभी भी इंस्ट्रक्शन आते तो बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा आपका कोई अगर डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।